मुंबई में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर फांसी की मांग कर रहे हैं। अक्षता मात्रे की आवाज आज संपूर्ण नवी मुंबई में गूंज रही है। यह अपराध ऐसी जगह और ऐसे लोगों ने अंजाम दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अक्षता म्हात्रे के साथ हुई क्रूर घटना ने आज पूरे देश को ही स्तब्ध कर दिया है। यह एक ऐसा केस है जिसमें पुलिस भी उतनी ही गुनहगार है। अगर आज पुलिस वालों ने भी हमारी मदद की होती तो आज मेरी दीदी मेरे पास होती। इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसे मैसेज हैं जिसे हर उस घर तक पहुंचना चाहिए जहां बेटियां हैं। हमें इस बात की चिंता है कि सबूतों को नष्ट कर दिया गया होगा और अपराधी को सजा मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जुलाई 2024, बेलापुर, नवी मुंबई। 30 साल की अक्षता म्हात्रे की जिंदगी में बीते 6 सालों में जब से उनकी शादी कुणाल म्हात्रे से हुई थी तब से शायद ही कोई दिन सुकून भरा गया हो, क्योंकि ना तो उन्हें अपने हस्बैंड से और ना ही ससुराल में किसी भी एक शख्स से थोड़ा सा भी प्यार और सम्मान मिला था। शादी के पहले ही दिन से अक्षता की सास ने उनके चेहरे, उनके लुक्स को लेकर ताने मारने शुरू कर दिए थे और इस मामले में कुणाल की बहन भी पीछे नहीं थी। ऐसा कोई भी पल नहीं होता था जब उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ा जाता हो। वहीं उनका हस्बैंड कुणाल शक्की नेचर का था। सिंस अक्षता एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी, इसलिए कुणाल के दिमाग में बैठा शक का कीड़ा बेफिजूल की बातों को लेकर अक्षता के चरित्र पर सवाल उठाता, उन पर घिनौने इल्जाम लगाता। बेचारी अक्षता ने यहाँ पर भी खुद का करियर सेक्रीफाइस कर जॉब से रिजाइन कर दिया। शादी के 2 साल बाद जब सिचुएशन बर्दाश्त के बाहर हो गई तो वो अपने ससुराल छोड़ कोबर खैराने में अपने पेरेंट्स के पास चली आई। 2 महीने बाद कुणाल उनके घर आया, उनसे माफी मांगी और एक नई शुरुआत का वादा किया। अक्षता और उनके परिवार वालों का भरोसा जीतकर वो उन्हें वापस अपने घर ले गया। आज से लगभग 3 साल पहले जब बेटे का जन्म हुआ तो अक्षता के दिल में एक उम्मीद जगी कि शायद अब चीजें सुधर जाएं, शायद मन की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए, शायद घर में आए नए मेहमान के खातिर अंदर की इंसानियत जाग जाए। शायद एक बेहद इंटरेस्टिंग शब्द है, इसमें उम्मीद और निराशा दोनों बराबर मात्रा में होती है और अक्षता के केस में उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलनी थी। कुणाल को जुए और सट्टेबाजी की लत थी और वो वक्त के साथ बढ़ती ही चली गई। कहने को तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जॉब करता था, लेकिन उसे अपनी बेलगाम अय्याशियों के लिए पैसा कम पड़ जाता। सोचिए, ये वही शख्स है जो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। सब कुछ देखते जानते हुए भी कुणाल के घर वाले ना सिर्फ उसका सपोर्ट करते बल्कि वो सब खुद भी पैसों के उतने बड़े लालची थे। पहले अक्षता की सैलरी और अब अक्षता के फादर के पेंशन फंड पर उनकी नजर थी। घर में रोज पैसों को लेकर अक्षता पर दबाव बनाया जाता, गाली गलौज, ताने, चीखना चिल्लाना, अक्षता के माँ बाप को बुरा भला कहना। इस कदर मेंटल टॉर्चर दिया जाने लगा कि उस घर में उन्हें पल पल घुटन सी महसूस होने लगी थी। और ऐसा ही कुछ 5 जुलाई 2024 की रात को भी हुआ। रोज के उन्हीं झगड़ों से तंग आकर अगले दिन यानी 6 जुलाई 2024 की सुबह 6 बजे अक्षता बिना किसी को बताए अपने घर से निकलकर चली जाती हैं। ऑब्वियसली उस घर में वैसे भी किसी को अक्षता की परवाह नहीं थी, इसलिए किसी ने भी शुरुआती कुछ घंटों तक यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर वो कहां पर है। 3 साल का मासूम बेटा घर पर ही था। दोपहर तक जब अक्षता वापस नहीं आई तो कुणाल ने उनके पेरेंट्स को कॉल कर पूछा। पता चला कि वो वहां पर नहीं आई है। अक्सर ऐसे फोन कॉल्स, वो भी बेटी की ऐसी ससुराल से जो पहले से ही उनसे नफरत करते हों, माँ बाप के दिल में अनहोनी का डर बिठा जाते हैं। यूजुअली वो हर शनिवार बेलापुर गांव के एक मंदिर जाती थी, लेकिन उस दिन जब पता किया तो वो वहां पर भी नहीं आई थी। जब कोई भी सुराग नहीं मिला तो अक्षता के माता पिता और हस्बैंड कुणाल ने NRI कोस्टल पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस ने गुमशुदगी के 24 घंटे बीत जाने के बाद ही FIR लिखने की बात कही। वहीं अक्षता के ससुराल वालों का रवैया काफी अजीब था, मानो उन्हें जरा सी भी परवाह ना हो। ना वो खोजने में कोई इंटरेस्ट शो कर रहे थे और ना ही पुलिस पर कोई एक्शन लेने का दबाव डाल रहे थे, और यही बर्ताव उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन यह केस एक ऐसे मोड़ पर जाकर ठहरा जिसने ऐसे पहलुओं पर सवाल छेड़े जिनका जवाब अक्सर इस देश में एक बेटी के माता पिता के पास भी नहीं होता। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ अक्षता म्हात्रे। मिसिंग पर्सन के केस में सबसे अहम फैक्टर होता है वक्त, इसलिए समय रहते ही गुमशुदा को खोज लेना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। लेकिन इस केस में यह वक्त ही था जो हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था।
6 जुलाई शनिवार दोपहर 2 बजे मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा बीत जाने पर भी पुलिस अक्षता को नहीं खोज पाई थी। 9 जुलाई दिन मंगलवार शिलडायघर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। यह कॉल कल्याण शिलफाटा के गणेश घोल मंदिर में दर्शन करने गए एक शख्स का था, जिसे मंदिर परिसर में सीढ़ियों के पास खाई में एक महिला की लाश पड़ी मिली। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्हें बॉडी से कुछ कपड़े गायब मिले। सर पर गहरी चोट आई थी और गर्दन पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे। जब पुलिस ने रिकॉर्ड में चेक किया तो पता चला कि यह बॉडी 3 दिन पहले लापता हुई अक्षता महात्रे की है। अक्षता न सिर्फ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, बल्कि उनका जिस्म आखिरी पलों में उनके साथ हुई हैवानियत की ओर इशारा कर रहा था। अक्षता का ये हश्र देख उनकी फैमिली पूरी तरह से टूट गई थी। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया था। अक्षता का बेटा अनजान था कि उसकी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत किसी ने छीन ली थी। अगले दिन 10 जुलाई को बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने अक्षता के मोबाइल फोन से उनकी उस दिन की लोकेशन को ट्रेस किया। 6 जुलाई की सुबह 6 बजे अक्षता बेलापुर में अपने ससुराल से निकलने के बाद महापे के एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए गई और फिर 10 बजे वो कल्याण शिलफाटा के घोल गणपति मंदिर के लिए निकल गई। यह बात पुलिस ने उस रेस्टोरेंट एंड मंदिर के एंट्रेंस के अपोजिट सड़क के उस पार लगे सीसीटीवी कैमरा से वेरीफाई भी की। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सीसीटीवी में अक्षता सुबह 10 बजे मंदिर में जाते हुए तो दिखी, लेकिन कभी भी उस रास्ते से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आई थी, जबकि मंदिर के अंदर जाने और बाहर निकलने का वही एकमात्र रास्ता था। ऐसे में यह क्लियर हो गया कि हो ना हो कातिल इस पहाड़ी पर बसे मंदिर पर रहने वाला ही कोई शख्स है। आई एम रियली शॉक्ड एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर पुलिस ने ये सब उसी दिन क्यों नहीं किया जिस दिन वो गायब हुई थी। पुलिस की 3 टीमों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। घोल गणपति मंदिर शिलफाटा नाम की पहाड़ी पर बसा यह मंदिर चारों तरफ घने जंगल से घिरा हुआ है। इस मंदिर में बाकी मंदिरों की तरह भीड़ भाड़ नहीं होती। शहर की भीड़ भाड़ से दूर चारों तरफ शांत माहौल। शायद यही वजह रही होगी कि अक्षता ने उस दिन यहाँ पर आने का फैसला लिया, क्योंकि वो मानसिक रूप से वैसे भी थक चुकी थी। ऐसे में कोई भी शख्स मन को शांत करने के कोई ना कोई तरीके खोज ही लेता है। मंदिर के मेन कंपाउंड तक पहुंचने के लिए आपको एंट्रेंस गेट से कई सारी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। वो सीढ़ियां जंगल के बीच से होकर गुजरती हैं। पुलिस को मंदिर के अंदर एक और सीसीटीवी कैमरा मिला, लेकिन कैमरे का तार कटा हुआ था और तार के कट से ये साफ था कि किसी ने उसे जानबूझकर काटा है। पुलिस को मंदिर में एक पुजारी और एक केयर टेकर मिला। पुलिस को यह भी पता चला कि अभी कुछ दिन पहले ही मंदिर के मेन पुजारी बालक दास यूपी के ललितपुर में अंजनी माता के मंदिर गए हुए हैं और अपनी जगह एज अ रिप्लेसमेंट उस पुजारी और 2 केयर टेकर को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। जब मंदिर में बैठे उस नए पुजारी से पुलिस ने कुछ सवाल किए तो वो बातों का गोलमोल जवाब देने लगा, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। उस पुजारी और मंदिर के केयर टेकर दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की तो उस सच ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस अपराध में 3 लोग शामिल थे, एक पुजारी और 2 केयर टेकर। एक कोटा राजस्थान से था और बाकी 2 यूपी के प्रतापगढ़ से। कोटा का रहने वाला 62 साल का श्याम सुंदर शर्मा फरार हो गया था, जिसे एक टीम ने मुंबई से अरेस्ट कर लिया। 6 जुलाई को जब अक्षता मंदिर पहुंची तो वो बहुत मानसिक रूप से परेशान थी। मन में दर्द और दिलों की उलझन को समेटे हुए शायद वो सुकून की तलाश में थी। जैसा हम अक्सर सुनते हैं कि आज इस युग में ऐसी कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है जहां इंसान का मुखौटा लगाए शैतान छुपा बैठा ना हो, और इस केस में मंदिर जैसी पवित्र जगह को भी नहीं छोड़ा गया। अक्षता को परेशानी में देख उन तीनों ने पहले दर्द बांटने के बहाने उनका विश्वास जीता। पूरा मामला समझने के बाद वो ये जान गए थे कि अक्षता बिना किसी को खबर दिए वहां आई हुई है, यानी कोई नहीं जानता कि अक्षता उस वक्त कहां पर थी। अक्षता ने भी अपनी सारी बातें ये सोचकर बता दी होगी कि आखिर मंदिर में उसे किस बात का खतरा होगा। यह तो एक पवित्र स्थान है और वो भी एक पुजारी से तो तमाम लोग अपनी तकलीफें बताने आते हैं, लेकिन वहां तो संत के भेष में राक्षस बैठे थे। मौके का फायदा उठाकर उन्होंने चुपके से अक्षता की चाय में भांग की गोली मिलाकर उन्हें पिला दी और बेहोश हो जाने पर मंदिर के कंपाउंड में बने एक रूम में कैद कर दिया। जब रात को मंदिर के पट बंद हुए तो तीनों ने बारी बारी से उनके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन 7 जुलाई की सुबह जब अक्षता को होश आया तो असहनीय दर्द से वो चीखने लगी। शोर सुन तीनों को पकड़े जाने का डर सताने लगा, इसलिए उन्होंने उसका सर बेरहमी से पटकना शुरू कर दिया और बुरी तरह पीटने के बाद गला घोंटकर उनकी जान ले ली।
सिंस मंदिर जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए तीनों ने डेड बॉडी को सीढ़ियों से नीचे खाई में फेंक दिया, यह सोचकर कि यहाँ कोई भी देख नहीं पाएगा और कोई ना कोई जंगली जानवर लाश को खा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी, ब्लड ट्रॉमा टू चेस्ट एंड इंजरी टू जेनिटल्स की बात सामने आई है। इन तीनों को अपने इस प्लान पर इतना विश्वास था कि वो अपराध को अंजाम देने के बाद वहां से भागे भी नहीं। फिलहाल 12 जुलाई को तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन हजारों लोग सड़कों पर अक्षता को न्याय दिलाने के लिए केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर तीनों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। जब पुलिस ने इस मंदिर के असली पुजारी बालक दास को फोन किया तो वो उस वक्त ललितपुर से अयोध्या जा रहे थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो कुछ यह जवाब उन्होंने दिया। नहीं, हम किसी को रख के नहीं गए थे साहब, तो अचानक में आ गए। हाँ। और हमको जाना था, हम बोला चलो ये पंडित लोग हैं संभाल लेंगे मंदिर। हम कुछ उनको जानते नहीं है, वो तो कुंभ मेला में ऐसे कभी मिल जाते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ मेला लगा था, वहाँ ऐसे कोई भी नंबर ले जाता है और हमारी कोई पहचान नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ना तो उन्हें नशीली दवा के बारे में कुछ भी पता है और ना ही उन्होंने उस कमरे की चाबी किसी को दी है जिसमें अक्षता को कैद कर रखा गया था। लेकिन एक सवाल जो खटक रहा है वो ये है कि आखिर बिना जान पहचान के उन्होंने इतने बड़े मंदिर की जिम्मेदारी यूं ही अनजान लोगों को कैसे दे दी। कई लोगों ने पुजारी बालक दास को भी थॉरली इन्वेस्टिगेट करने की और इस लापरवाही के लिए सजा भी देने की मांग की है। पूरे केस में पुलिस का रुख भी बेहद शर्मनाक रहा। एनआरआई कोस्टल पुलिस अगर लापरवाही ना दिखाती और एक्टिवली रिस्पॉन्ड करती तो शायद अक्षता आज हमारे बीच होती। आखिर सीडीआर और लोकेशन ट्रेसिंग पर पुलिस ने उसी दिन से काम करना शुरू क्यों नहीं किया। इनफैक्ट 6 जुलाई की दोपहर को अक्षता ने अपनी एक फ्रेंड को कॉल भी किया था और उस ट्रॉमा के बारे में भी शेयर किया था जिनसे वो गुजर रही थी। एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो अब अपने पेरेंट्स के घर भी नहीं जा सकती क्योंकि उनके इन लॉज फादर के पेंशन फंड की डिमांड कर रहे हैं। पुलिस चाहती तो बड़ी आसानी से समय रहते कॉल डिटेल से पता लगा सकती थी कि उन्होंने उस दिन कब, किससे और कहां बात की, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा अक्षता के पेरेंट्स और उनकी बहन कोमल ने दिन में पुलिस स्टेशन के कई चक्कर लगाए, उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अंधी और बहरी बनी बैठी रही। अक्षता की बहन कोमल ने बताया कि ना तो पुलिस ने घर वालों से फोन की लास्ट लोकेशन शेयर की और ना ही सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई। इस केस में मुजरिम सिर्फ वो तीनों नहीं बल्कि अक्षता के हस्बैंड, उनके इन लॉज भी हैं जिन्होंने जीते जी हर दिन उन्हें तिल तिल कर मारा। दुख की बात यह है कि अक्षता के ससुराल वालों को उस 3 साल के बच्चे की भी परवाह नहीं थी। आखिर उसका क्या दोष था। कुणाल और उसके परिवार ने यह तक नहीं सोचा कि जिसे वो इतना टॉर्चर कर रहे हैं वो आखिर एक बच्चे की माँ है। अगर सबसे ज्यादा किसी ने कुछ खोया है तो वो बच्चा है जो इतना छोटा, इतना मासूम है कि शायद ही उसे अभी इसकी समझ होगी। अगर हम अक्षता के मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेट का एनालिसिस करें तो अब जरा एक पल को उनकी जगह रखकर अंदाजा लगाइए कि इतने सालों तक हर दिन जिसे घुट घुट कर जीने को मजबूर होना पड़े, जिसे कोई 2 शब्द भी प्यार से ना बोले, जिसके चरित्र पर बेवजह सवाल उठाए जाए, ऐसी लड़की के दिल और दिमाग में कितनी उलझने, घुटन और कश्मकश होगी। ऐसे में कोई भी शख्स ऐसी जगह की तरफ खींचा चला जाता है जहां उसके मन को कुछ पल की शांति मिल सके, और यही इस केस में हुआ था। अक्षता को कुछ पल के सुकून की तलाश थी, लेकिन अफसोस मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर यह हैवान किसी और फितरत से बैठे थे जिन्होंने यकीनन दुख दर्द बांटने की आड़ में उनका विश्वास जीतकर उनके भरोसे का गला घोट दिया। सिंधु ताई सपकल जी ने सही कहा था कि आज के वक्त में एक लड़की के लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान से ज़्यादा सुरक्षित जगह है ही नहीं, क्योंकि इंसानों से बेहतर तो मुर्दे हैं। अक्षता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर कुछ है तो वो है कुछ ऐसी सीख जो हमें इस केस से मिलती है। कुणाल और उसके परिवार जैसे घटिया लोग हजारों की संख्या में हैं, जिसमें किसी को अपनी पत्नी या बहू एक नौकरानी की तरह नजर आती है तो किसी को एटीएम मशीन, और जब उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो वो उसे इंसान की तरह ट्रीट करना बंद कर देते हैं। बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि कुछ पेरेंट्स अपनी बेटी को ऐसे जाल में फंसे देखकर भी कुछ नहीं कर पाते। कुछ इसे भाग्य का खेल बताकर अपनी शादीशुदा बेटी की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। माना कि आपकी बेटी की शादी हो गई है, लेकिन है तो आपकी ही औलाद। माना कि कुछ फैसलों का सही या गलत होना किस्मत पर डिपेंड करता है, लेकिन गलत फैसलों के साथ जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करने को सॉल्यूशन मान लेना, ये कहाँ तक सही है। दुनिया में बड़ा ही इम्बैलेंस है। जहाँ बेटियाँ अच्छी हैं वहाँ दामाद और ससुराल बुरी निकल गई, और जहाँ दामाद और ससुराल शरीफ है
ऐसे परिवार में कदर करने वाली बेटियों की शादी नहीं हुई। इंसान की मानसिकता आज इतनी विकृत हो चुकी है कि उसने मंदिर का भी लिहाज नहीं किया। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चाहे आप किसी भी धार्मिक स्थल में हो, प्लीज़ किसी अनजान व्यक्ति पर यूं ही विश्वास ना करें। हमेशा सतर्क रहें, अपने सेंसेस खुले रखें, अपने हालातों, अपनी परेशानियों को अपरिचित लोगों से शेयर करने से बचें, क्योंकि आप नहीं जान सकते कि दर्द बांटने के नाम पर कौन आपकी कमजोरियों को भांप कर उसका फ़ायदा उठा ले। अगर आप मेरी इन बातों से थोड़ा सा भी ताल्लुक़ रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताना। हम ये उम्मीद करते हैं कि अक्षता के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो ये था आज का केस। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।